हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जल विभव अवधारणा, जिसे हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अवधारणा किसने दी थी? सबसे पहले जल विभव की अवधारणा R.K. स्लेटियर तथा S.A. टाइलर ने दी थी। इन दो वैज्ञानिकों ने जल विभव अवधारणा दी थी। ऊष्मागतिकी नियमानुसार जल विभव अवधारणा क्या होती है कि ऊष्मागतिकी नियमानुसार किसी भी तंत्र के, कोई भी तंत्र हो, उस तंत्र के प्रत्येक घटक में कुछ मुक्त ऊर्जा होती है जो उसे कार्य करने की क्षमता देती है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी नियमानुसार क्या होता है कि किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में कुछ मुक्त ऊर्जा होती है जो उसे कार्य करने की क्षमता देती है। ठीक है, देखिए इसमें आप कि परासरण में जल के अणु सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर व बाहर गति करते हैं। ठीक है, परासरण में जल के अणु सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर या तो अंदर जाएंगे या बाहर की ओर गति करते हैं, जिसमें मुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, अब ये गति कराने के लिए मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि कोशिका को जल में रखा जाए, अगर हम कोशिका को जल में रखें तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहते हैं। तो वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं? यदि किसी कोशिका को जल में रखें, अगर हम किसी भी कोशिका को जल में रखें तो शुद्ध जल के अणु, जिस जल में हमने रखा है उस जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को, तो ये ध्यान रखना कि डिफरेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऊर्जा में भी अंतर होना चाहिए। तो मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? साई W द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसकी इकाई होती है बार या ATM, इसकी इकाई होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो बार या ATM होती है। जल विभव के एग्जैक्ट वैल्यू की गणना करना असंभव है, इसलिए इसे शून्य माना जाता है। यानी कि जल विभव जो होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की गणना हम नहीं कर सकते, गणना करना असंभव होता है, इसलिए इसे शून्य माना जाता है। आगे ध्यान दीजिए कि शुद्ध जल का साई W बराबर 0। तो साई W क्या होता है? जल विभव। जल 0 है तो विलयन का, शुद्ध जल का साई W 0 है तो विलयन का साई W नेगेटिव होगा। ठीक है, शुद्ध जल का साई W यदि 0 होता है तो विलयन का साई W नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वो विलयन के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट होते हैं। तो जो जल जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश करेगा। तो कोशिका के अंदर विलयन है, यानी कि सॉल्यूशन है, और बाहर उसको पानी में रखा तो पानी अंदर प्रवेश करेगा। तो शुद्ध जल का साई W अधिकतम है तो विलयन का साई W, अब अधिकतम 0 है तो इससे कम होगा तो नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर जल में कोई सोल्यूट मिलाया जाए तो उसका साई W कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे सोल्यूट मिलाएंगे हम तो उसका जल विभव कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी विलयन की मुक्त ऊर्जा शुद्ध जल की तुलना में कम होगी। कोई भी विलयन हो, उस विलयन की मुक्त ऊर्जा शुद्ध जल की तुलना में कम होगी। किसी विलयन का परासरण दाब उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं के कारण होता है। ये पीछे आप पढ़ चुके हो कि किसी विलयन का परासरण दाब उसमें उपस्थित विलेय के अणु के कारण होता है तथा विलेय के अणुओं का जल में मिलने पर, विलेय के अणुओं का जल में मिलने पर उसका जल विभव कम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कि किसी विलयन का परासरण दाब उसमें उपस्थित विलेय के अणु के कारण होता है। जैसे जैसे हम विलेय मिलाते जाएंगे उसका परासरण दाब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए कि विलेय के अणुओं का जल में मिलने पर उसका जल विभव कम होगा। अगर परासरण दाब बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे जल विभव कम होता है, इसलिए किसी विलयन का परासरण दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक होता है। ध्यान रखना कि सूचक कैसे होगा कि जैसे जैसे विलय मिलाते जाएंगे तो परासरण दाब तो बढ़ेगा। अब अगर परासरण दाब बढ़ेगा तो उसके विपरीत जल विभव
कम होगा। तो ये कह सकते हैं हम कि विलयन का परासरण दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक होता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार इसे हम क्या कहते हैं, परासरण विभव कहते हैं, जिसे साई एस से दर्शाया जाता है। ठीक है, परासरण दाब व परासरण विभव का मान एक होता है। ये ध्यान रखना कि परासरण दाब व परासरण विभव का मान एक होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि परासरण दाब धनात्मक होता है और परासरण विभव ऋणात्मक होता है। विभव ऋणात्मक क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे विलय मिलाते जाएंगे तो विभव कम होता चला जाएगा और परासरण दाब बढ़ता चला जाएगा। तो परासरण दाब बढ़ रहा है तो वो धनात्मक हो गया, पॉजिटिव है क्योंकि बढ़ रहा है वो, और ये घट रहा है विभव तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी थैली में चीनी का सांद्र विलयन भरकर उसे चीनी के तनु विलयन से भरे हुए बीकर में रखते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी थैली में चीनी का सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भरेंगे उसके अंदर, भरकर उसे चीनी के डाइल्यूट सॉल्यूशन से भरे हुए बीकर में रखते हैं तो परासरण द्वारा जल के अणु थैली में प्रवेश करेंगे, थैली के अंदर प्रवेश करेंगे। क्यों बाहर जो है वो सांद्रता कम है और अंदर सांद्रता ज़्यादा है। तो बाहर सांद्रता कम है तो कम सांद्रता को क्या कहते हैं हम, सांद्रता कम है इसका मतलब उसमें सोल्यूट कम है, सोल्यूट कम है और सोलवेंट ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर विलय कम है और विलायक ज़्यादा है। या आप कह सकते हो कि जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता यानी कि थैली के अंदर प्रवेश करेगा, जिससे थैली स्फीत हो जाएगी। स्फीत का मतलब फूल जाएगी और थैली की भित्ति सॉल्यूशन में दबाव डालती है। ठीक है, जो जल के अणुओं को अंदर आने से रोकता है, उसे स्फीत दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्फीत दाब है यानी कि थैली जो फूलेगी तो भित्ति थैली फूलेगी तो फूलती हुई क्या करेगी, दबाव लगाएगी, दाब लगाएगी। तो इस दाब को हम क्या कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। ठीक है, और स्फीत दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को हम क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। स्फीत दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को हम क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं, जिसे हम साई पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, साई पी धनात्मक होता है और जल विभव को बढ़ाता है, जल विभव को बढ़ाता है। इस प्रकार जल विभव साई डब्ल्यू परासरण विभव साई एस व दाब विभव साई पी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इनका संबंध किस प्रकार होता है कि साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। इसको एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन कि देखिए, एक स्फीति कोशिका में साई डब्ल्यू का मान क्या होगा, एक स्फीत कोशिका में साई डब्ल्यू का मान क्या होगा यदि साई एस बराबर -10 बार और साई पी बराबर 10 बार हो। तो बार यानी कि इसकी यूनिट है, मैंने आपको बताया था आपको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए अपन साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो क्या दिया हुआ है इसमें, साई डब्ल्यू का मान क्या होगा, साई डब्ल्यू इसका मान पूछा गया है। साई डब्ल्यू मैंने आपको क्या बताया था, जल विभव, इसका मान पूछा गया। यदि साई एस बराबर -10 तो साई एस बराबर हो गया -10 और साई पी बराबर 10 बार हो तो साई डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर तो -10 हो गया और इसका +10 तो प्लस माइनस माइनस होता है तो साई डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा विलयन जिसका साई एस बराबर -35 बार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा विलयन जिसका साई एस बराबर -35 बार तथा साई पी बराबर -5 बार है, तो जल विभव साई डब्ल्यू की गणना करें। तो गणना किस प्रकार करेंगे हम, इसी फॉर्मूले के द्वारा करेंगे, यानी कि साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरा विलयन जिसका साई एस बराबर -35, तो यहाँ -35 आ गया और ये दिया हुआ है -5 बार। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, साई डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, -40। ये साई डब्ल्यू का मान आ जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार आगे, यदि साई एस बराबर -10 बार हो तो शलत कोशिका में साई डब्ल्यू का मान क्या होगा। यदि साई एस बराबर -10 बार हो तो शलत कोशिका में साई डब्ल्यू का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन इसी प्रकार इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, साई एस बराबर -10 बार है तो शलत कोशिका में साई डब्ल्यू का मान क्या होगा। यानी कि साई एस का मान तो दे दिया लेकिन साई पी का मान नहीं दिया, तो साई पी का मान यहाँ पे 0 माना जाएगा, यहाँ पे 0 माना जाएगा। तो साई एस की जगह आप रख देते हो -10 बार, ठीक है, और +0 तो बराबर हो जाएगा -10 बार, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ देखिए आप कि कोशिका की वह सतह जो जल का अधिशोषण करती है मैट्रिक्स कहलाती है। कोशिका की वह सतह जो जल का अधिशोषण करती है मैट्रिक्स कहलाती है। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण को अंत्यशोषण कहते हैं, और वास्तव में इस प्रकार के अवशोषण को अधिशोषण कहते हैं, या आप कह सकते हो एडसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न विभव को मैट्रिक्स विभव कहते हैं, जिससे साई एम द्वारा दर्शाया जाता है। ये ऋणात्मक होता है और कोशिका के जल विभव को कम करता है। इनका संबंध होता है साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। अगर मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अंतिम टॉपिक है अंत्य शोषण, जिसे हम बोलते हैं इम्बिबिशन, ठीक है। देखिए इसके अंदर कोलाइड तथा सूखे ठोस पदार्थों, कोलाइड तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल के अवशोषण को अंत्यशोषण कहते हैं, और जल अवशोषित करने वाले पदार्थ को अंत्यशोषक कहते हैं, ठीक है। जैसे बरसात के मौसम में पानी में रहने पर लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल के अवशोषण को अंत्यशोषण कहते हैं। तो सूखे, बरसात के मौसम पानी में रहने पर लकड़ी के दरवाजे शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जल को अवशोषित कर लेते हैं और फूल जाते हैं। पौधों में प्राथमिक व द्वितीय कोशिका भित्ति, पौधों में प्राथमिक व द्वितीय कोशिका भित्ति पैक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती है। पैक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होती हैं जो जल स्नेही कोलाइड हैं और अत्यधिक मात्रा में जल अवशोषित करती हैं, ठीक है। प्राथमिक द्वितीय कोशिका पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती हैं जो जल स्नेही कोलाइड हैं। ये पैक्टिन और सेल्यूलोज जो होते हैं वो जल स्नेही कोलाइड होते हैं और अत्यधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं। ये देखिए, अभी आपको मैंने अधिशोषण के बारे में बताया, एडसॉर्प्शन। देखिए, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण को अंत्यशोषण कहते हैं, और इस प्रकार के अवशोषण को अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। अंत्यशोषण का क्या महत्व होता है? देखिए, अंकुरित बीजों द्वारा जल का अधिशोषण मुख्यतः अंतोशोषण द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अंकुरित बीज जो होते हैं, जिन बीजों का अंकुरण होता है, अंकुरित बीजों द्वारा जल का अधिशोषण, बीजों को हम जब मिट्टी में लगाते हैं तो अंकुरित होते हैं, तो अंकुरित बीज जो होते हैं उनके द्वारा जल का अधिशोषण मुख्यतः अंत्यशोषण द्वारा ही किया जाता है। अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में भी अंत्यशोषण का योगदान होता है। ध्यान रखना कि अंकुरण जब होता है, जब बीजों का स्फुटन होता है, स्फुटन होकर के मूलांकुर से मूल और प्रांकुर से क्या निकलता है? नया पादप विकसित होता है, ऊपर का जो भाग होता है वो विकसित होता है। तो अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में भी अंत्यशोषण का योगदान होता है, जल का अवशोषण किया जाता है। कई पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया इनमें हाइड्रोफिलिक कोलाइडों की उपस्थिति के कारण होती है। हाइड्रोफिलिक कोलाइडों की उपस्थिति के कारण ही होती है, ठीक है। ये हो गया आपके चैप्टर कंप्लीट।